Hello friends, in this maths tutorial series we are going to learn the elements of coordinate geometry। और इस पूरे सीरीज में मैं coordinate geometry की सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने वाला हूँ, दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ coordinate geometry by SL Loni। So let's start with the first chapter, that is algebraic results। इस वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 1 से 14 तक के सारे algebraic results को समझने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 के फॉर्म में, तो वैसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। नाउ इस इक्वेशन में ए बी और सी ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं एंड एक्स जो है वो वेरिएबल है। तो अगर हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो एक्स के किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल ज़रूर होगी। तो वैसे एक्स के वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। नाउ अगर हमें ए बी और सी ये तीनों कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू पता हो तो हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और रूट्स की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। नाउ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो ही रूट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो उस केस में हमारे पास दो रूट्स आते हैं जो कि रियल एंड अनइक्वल होते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4ac से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो उस केस में x की वैल्यू माइनस बी डिवाइड बाई 2a ही मिलेगी, मतलब एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज आई, दो रूट्स आए जो कि रियल एंड इक्वल है। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर 4ac से कम हो तो उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। तो रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट मतलब रूट अंडर जो नेगेटिव वैल्यू है वो तो एक इमेजिनरी क्वांटिटी होगा, तो उस केस में हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। नाउ सेकेंड आर्टिकल में हमें किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को बताया गया है। नोट कि रूट्स ऑफ एनी अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अलजेब्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही हो, वो क्यूबिक भी हो सकती है और भी हायर डिग्री की इक्वेशन भी हो सकती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास कि जो कोफिशिएंट होनी चाहिए हाईएस्ट डिग्री टर्म की वो यूनिटी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा उसके हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट कर लिया और उसे इस फॉर्म में लिख दिया। सो हमारे पास जो रिलेशन आएंगी वो क्या आएंगी कि जो सम ऑफ रूट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो दो रूट्स होती हैं, तो उन दोनों रूट्स का सम नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म होगा। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, b बाई ए, दैट इज सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस b बाई ए होनी चाहिए। सिमिलरली सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारे पास दो ही रूट्स होती हैं, तो हम अगर यदि उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे भी तो एक बार में तो मैक्सिमम दो ही का प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि दो ही रूट्स हमारे पास। तो उसका वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, मतलब दोनों का प्रोडक्ट दैट इज दोनों रूट्स का प्रोडक्ट c बाई ए के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई हायर डिग्री इक्वेशन होगी तो उस केस में तो हमारे पास ज़्यादा रूट्स आएंगे, तो उस केस में सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, तो जो भी फोर्थ टर्म होगी उसके कोफिशिएंट का नेगेटिव होगा। सिमिलरली हम और भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट अ टाइम, टेकन 5 एट अ टाइम, जिस हिसाब से जितनी हायर डिग्री की इक्वेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड आर्टिकल इज, इट कैन इजीली बी शोन दैट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, अब हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल 0। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस है और तीन वेरिएबल है x y z, तो x y z इन तीनों वेरिएबल के कंप्लीट सॉल्यूशन तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते,
क्योंकि इन 3 वेरिएबल के कंप्लीट सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 ही इक्वेशन गिवन है, तो कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन हाँ इन तीनों वेरिएबल्स के रेशियो फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू z बाई a1b2 माइनस a2b1। एक्चुअली ये एक एल्जेब्रिक रिजल्ट है, जिसे अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको एल्जेब्रा के चैप्टर 1 दैट इज़ रेशियो का पार्ट 4 वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब हम 4th आर्टिकल को समझते हैं। ये जो क्वांटिटी है ये एक डिटर्मिनांट को शो करता है, डिटर्मिनांट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट क्यों है? क्योंकि इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। A1 और A2 इसके फर्स्ट रो में आते हैं, A1 एंड A2 इसके फर्स्ट रो हैं, और B1 एंड B2 इसके सेकेंड रो हैं। सिमिलरली A1 और B1 इसके फर्स्ट कॉलम है और A2 B2 सेकेंड कॉलम है। नाउ इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो A1 B2 माइनस A2 B1 की इक्वल होती है। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसका वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हैं। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो आएगा जब हम A1 को B2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे B1 A2 को। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू द वैल्यू A1 B2 माइनस A2 B1। सिमिलरली 5th आर्टिकल एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका वैल्यू हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इग्नोर करते हैं, और जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उनके डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। दैट इज B2 B3 C2 C3 के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे और उसे A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ सेकेंड स्टेप है A2 जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इग्नोर करते हुए जो एलिमेंट्स बचती है, मतलब B1 B3 C1 C3, उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, जो थर्ड एलिमेंट है A3 उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इग्नोर करते हुए जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं B1 B2 C1 C2 उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका समेशन कर देंगे जो पहले क्वांटिटीज आई थी उसमें। नोट करने वाली बात यह है कि जो सेकेंड क्वांटिटी आई हमारे पास A2 टाइम्स B1 B3 C1 C3 उसके कोफिशिएंट को हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक रूल है। अब इसका जो रीज़न है वो हम अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए हमें बस ये याद रखना है कि जो साइंस होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव ऐसे चलती जाएंगी। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वो आएगी A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। 6th article says a determinant of third order is reduced to 3 determinants of second order। मतलब एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सेकेंड ऑर्डर के 3 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, जो हमने आर्टिकल नंबर 5 में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है पहले ही। नाउ 7 नंबर आर्टिकल एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इस एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट 1, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है इसको इग्नोर करते हुए 5 माइनस 6 8 और 9 का डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ -2
के क्रॉसपॉन्डिंग जो भी रोज हैं और कॉलम्स हैं उसे इग्नोर करते हुए -4, -6, -7 और -9 के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके कोफिशिएंट को -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। नाउ फाइनली जो थर्ड एलिमेंट बचता है हमारे पास -3, उसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम और रोज को इग्नोर करते हुए बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो 1 इंटू -45, दैट इज 5 9 जा -45, निगेटिव ऑफ 8 6 जा -48, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स 36 -42 -3 टाइम्स -32 प्लस 35। तो जो रिजल्ट आएगी हमारे पास वो 3 -12 -9 डेट इज -18 आएगी। नाउ 8th आर्टिकल हमें अगेन एक फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को शो करती है। फोर्थ ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों 4 हैं। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में रिड्यूस करके फाइंड आउट करेंगे, इन द सेम वे जैसे हम थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सेकेंड ऑर्डर में रिड्यूस करके फाइंड आउट किए थे। कैसे? फर्स्ट एलिमेंट A1 है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसको इग्नोर करके बाकी के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसे A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगेन A2 के क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम को इग्नोर करते हुए बाकी के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसे A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये सेकेंड टर्म है तो मैंने पहले ही बोला था क्रॉसपॉन्डिंग प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट को। नाउ अगेन जो थर्ड एलिमेंट है उसकी क्रॉसपॉन्डिंग रो और कॉलम को इग्नोर करते हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और A3 से मल्टीप्लाई कर देंगे विद अ पॉजिटिव साइन। देन A4 एलिमेंट जो है फोर्थ एलिमेंट उसकी क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को इग्नोर करते हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे, A4 से मल्टीप्लाई करेंगे विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि अल्टरनेट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना है, ये रूल है। ये हम आगे डिटर्मिनेंट के चैप्टर में अलजेब्रा में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। नाउ द 9th आर्टिकल इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर हैज़ 2 टर्म्स। हमने देखा था पहले ही जो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था उसके 2 टर्म्स थे, दैट इज A1 B2 माइनस A2 B1। सिमिलरली वन ऑफ द थर्ड ऑर्डर हैज़ 3 इंटू 2 6 टर्म्स। हम एक थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सेकेंड ऑर्डर में रिड्यूस करके उसके टर्म्स को फाइंड आउट करते थे तो हमें 6 टर्म्स मिलती थी। अगेन एक फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के 24 टर्म्स होते हैं। नाउ जो 10th आर्टिकल है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करना है हमें जो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगी हमें, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ AHG HBF GFC। तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे सीखा है हमने, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट A के क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम को इग्नोर करते हुए BFFC के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और उसे A से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली H के साथ भी वैसे ही करेंगे और G के क्रॉसपॉन्डिंग भी वैसे ही करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगी हमारे पास वो आएगी A टाइम्स BC माइनस F स्क्वायर माइनस H टाइम्स HC माइनस GF माइनस G टाइम्स HF माइनस GB। फाइनली जो रिजल्ट आएगी हमारे पास वो होगी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट है ये हमें याद रखना चाहिए क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये रिजल्ट बहुत ही काम देने वाली है हमें। 11 नंबर आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक रिजल्ट को प्रूव करने वाली है जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली है।
So suppose we have two equations a1x plus a2y equals 0 and b1x plus b2y equals 0. So हमारे पास दो इक्वेशन है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स x एंड y. तो x एंड y के किसी एक वैल्यूज़ के लिए ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि x बाई वाई की वैल्यू हम जो फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं दैट इज x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस a2 बाई a1. फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगी. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास x बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ b2 बाई b1. नाउ अगर x और y की किसी एक ही वैल्यू के लिए, मतलब x की किसी एक वैल्यू और y किसी एक वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये माइनस a2 बाई b1 is equal to minus b2 by b1 which is equal to a1 b2 minus a2 b1 is equal to 0. So हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है किसी एक x के वैल्यू के लिए और किसी एक y के वैल्यू के लिए, तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आ रही है वो इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2 इक्वल्स 0 के. क्योंकि जब हम इस डिटरमिनेंट को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यही रिजल्ट आने वाली है जो कि 0 के इक्वल है. नाउ 12th नंबर आर्टिकल. सो अगेन अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स x y एंड z और किसी एक ही x के वैल्यू के लिए, किसी एक ही y के वैल्यू के लिए और किसी एक ही z के वैल्यू के लिए ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 9 कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगी विच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल्स 0. नाउ 13 नंबर आर्टिकल एक क्वेश्चन है जिससे हम डिटरमिनेंट के यूज को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे. नाउ a1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स 0, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स 0, 5x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल 0. ये तीन इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास विथ थ्री वेरिएबल्स. तो x और y और z की किसी एक वैल्यूज के लिए ये तीनों इक्वेशन तो जरूर सेटिस्फाई करेगी. तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a सो दैट द इक्वेशंस इतना बी साइमल्टेनियसली ट्रू. तो अभी हमने देखा कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो कोफिशिएंट्स के बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या, तो उन सारे कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. तो जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 159/4. 14th नंबर आर्टिकल भी सेम रिजल्ट को बताता है. दैट इज इफ वी हैव फोर इक्वेशंस हैविंग फोर वेरिएबल्स, दैट इज a1x a2y a3z प्लस a4u इक्वल 0. ऐसे चार इक्वेशंस है. तो इन चारों इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो 16 कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगी विच इज द डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d1 d2 d3 d4 इज इक्वल टू 0. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक रिजल्ट्स थे जो पूरे कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे काम आने वाली है. सो नेक्स्ट वीडियो से हम कॉर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपको मेरी आगे की वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.